गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। हमारे चैनल के सभी व्यूअर्स, आप सबका हमारे चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संगठित और असंगठित क्षेत्र की बात करेंगे। साथ में ही हम बात करेंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। छोटा सा टॉपिक है, तो इसे भी फटाफट निपटाकर अपने लेसन को हम आज पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में कार्यों का विभाजन। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो व्यक्तियों की कहानी है। एक तो है कांता, दूसरा है कमल। कांता एक कार्यालय में कार्य करती है। वह सुबह 9:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन भी पाती है। वेतन के अतिरिक्त सरकारी नियमों के तहत उसे भविष्य निधि भी मिलता है, जो उसकी रिटायरमेंट के बाद काम का आता है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय में नहीं जाती। इस दिन का उसे सवेतन अवकाश मिलता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे नियुक्ति पत्र भी मिला था, जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख भी किया गया था। और ये किसकी बात है? ये कांता की बात है। फिर बात करते हैं कमल की। कमल कांता का ही पड़ोसी है। वो नजदीक एक किराना की दुकान में मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वो सुबह 7:30 बजे जाता है, रात को 8 बजे, क्योंकि कांता जो है 9:30 बजे जाती है और 5:30 बजे तक कार्य करके वापस आ जाती है। जबकि वो 7:30 बजे, अर्थात देखिए यहाँ पर 2 घंटे तो वैसे ही पहले जाता है, रात को भी 8 बजे तक काम करता है। इस प्रकार कितना ज्यादा उसके कार्य, सुबह के 2 घंटे हैं और शाम को भी जो है 2.5 घंटे, 4.5 घंटे का फर्क तो यही पड़ गया। फिर कांता को जो है नियमित माह के अंत में वेतन मिलता है, और उसे वो वेतन तो मिलता है लेकिन उसकी राशि बेहद कम है। कांता को बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं, उसे कोई भत्ता नहीं मिलता। कांता को रविवार के दिन छुट्टी भी मिलती है, साथ में उसका वेतन भी मिलता है। जबकि कमल को कोई दिन छुट्टी नहीं मिलती, और अगर वह छुट्टी लेता है तो उसकी तनख्वाह काटी जाती है। और कांता को जो है, जब उसने नौकरी आरंभ की थी तो उसे एक नियुक्ति पत्र मिला था, जबकि कमल को ऐसा कोई भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला था। उसे जब चाहे उसका नियोक्ता अर्थात उसका मालिक उसे हटा सकता है। फिर हम बात करेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र की। लोगों के नियोजित होने के आधार पर, नौकरी करने के आधार पर हम इसे 2 क्षेत्र में बांट सकते हैं। एक तो संगठित और दूसरा असंगठित। अब संगठित क्षेत्र के रूप में कैसे लोग कार्य करते हैं, तो हमने थोड़े से पॉइंट लिखे हैं, और जब पक्का मतलब फाइनल एग्जाम आते हैं तब भी हमें संगठित और असंगठित क्षेत्र के अंदर यही पॉइंट्स लिखने हैं कि जो संगठित क्षेत्र होता है, सबसे पहले तो वो पंजीकृत होता है। पंजीकृत का अर्थ होता है रजिस्टर्ड। सरकारी नियमों और विनियमों का पालन होता है। जितने भी सरकारी नियम है वो उसमें उसका पालन किया जाता है। सरकारी नियमों में यदि संडे की छुट्टी होती है तो होती है। जैसे ही कारखाना अधिनियम बनाया गया, फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया, दुकानें हैं चाहे वो भी रजिस्टर्ड, और प्रतिष्ठान अधिनियम, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम बनाए गए, और इनमें जो नियम और विनियम बनाए गए हैं उनका पालन होता है। यहाँ पर रोजगार क्या है? सुरक्षित है, नियमित है। नियमित का मतलब रेगुलर है। रोजगार की अवधि भी नियमित है। कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा भी मिलती है। कौन से एक्ट के तहत? 311, आर्टिकल नंबर 311 के तहत। इसके अलावा सवेतन छुट्टी, अवकाश में भुगतान और भविष्य निधि, सेवादान जैसी अनेक सुविधाएं भी संगठित क्षेत्र में ही मिलती हैं। आइए अब बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। सबसे पहली बात तो पंजीकृत नहीं है। इस क्षेत्र के भी अपने नियम और विनियम होते हैं, परंतु इनका पालन नहीं होता।
कम वेतन वाले रोजगार नहीं, यहाँ रोजगार बहुत कम मिलता है, जैसे कि हमने कमल की कहानी में देखा था। और रोजगार नियमित भी नहीं होता, रोजगार सुरक्षित भी नहीं है, रोजगार नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सह वेतन छुट्टी और अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता। कई बार तो मौसम के हिसाब से काम दिया जाता है। जिन दिनों में काम की अधिकता होती है तब नौकरी पर एक एम्प्लॉय को रख लिया जाता है, और जब उसका मौसम नहीं रहता, जब उसकी अधिकता है तो उसको हटा दिया जाता है। असल में जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक या कर्मचारी है, वो नियोक्ता की पसंद पर निर्भर करता है। नियोक्ता चाहता है तो उसे रख लेता है, नहीं तो उसे हटा देता है। इसीलिए क्या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का संरक्षण हो सकता है? सोचने की बात है कि क्या उनका संरक्षण हो सकता है। देखिए, संगठित क्षेत्र की मांग बहुत अधिक है, हर कोई चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले, लेकिन संगठित क्षेत्र में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यहाँ पर रोजगार के अवसर जो है बेहद कम है और असंगठित क्षेत्र में अधिक है। 1990 के बाद तो एक और स्थिति आई, हमने देखा कि बहुत अधिक श्रमिक जो है अपना नियमित रोजगार खोते जा रहे हैं, और वे सभी लोग असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हैं। जैसे हमें बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट देखेंगे जो पहले सरकारी थे, अब वो निजी में बदल चुके हैं। तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का संरक्षण हो कैसे? क्योंकि अब बहुत अधिक लोग जो है वो असंगठित क्षेत्र में है, तो उनका संरक्षण हो कैसे? क्योंकि उन्हें भी सुरक्षण की आवश्यकता है। भूमिहीन कृषक इसके अंतर्गत आते हैं, श्रमिक इसके अंतर्गत आते हैं, छोटे किसान, कारीगर, कारीगरों में भी बुनकर, लोहार, बढ़ई, सुनार, ये उसके अंतर्गत आते हैं। अब इनका संरक्षण कैसे हो सकता है? इनका संरक्षण हो सकता है जैसे इन्हें समय पर बीज उपलब्ध करवा दिया जाए, सस्ते बीज उपलब्ध करवाए जाए, सहकारी समितियां उपलब्ध करवाती हैं, कृषि उपकरण, भंडारण सुविधा, विपणन केंद्र की सुविधा, या साथ में सरकारी ऋण सस्ती दरों पर भी यदि उपलब्ध करवाया जाए, तो इनका जो है अपने विकास के लिए, खुद के कार्य करने के लिए कुछ अवसर मिलेंगे। फिर इनका क्षेत्र असंगठित होते हुए भी इनका इतना अधिक शोषण नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे असंगठित क्षेत्र की। सरकारी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में जो लोग लगे होते हैं उन्हें भी संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। उसमें कौन कौन आते हैं? लघु क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक, निर्माण कार्यों में करने वाले श्रमिक, व्यापार और परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिक जो कभी भी लगा दी जाते हैं, कभी भी हटा दी जाते हैं, सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले जो फेरी लगाते हैं, बोझा ढोने वाले, वस्त्र निर्माण करने वाले श्रमिक, कबाड़ वाले, वो सब किसमें आते हैं? शहरों के असंगठित क्षेत्र में। अब इनका अगर हमें संरक्षण करना हो तो कैसे किया जा सकता है? कच्चे माल की प्राप्ति अगर इन्हें आसानी से हो जाती है, विपणन केंद्र की सुविधा मिल जाती है, उसके लिए सरकारी मदद मिल जाती है, मकान बनाने की सुविधा मिल जाती है, साफ पेयजल और मकान की सुविधा, साथ में सस्ती दरों में ऋण मिल जाए, और साथ में ही यदि ये कहीं पर काम करते हैं और इन्हें छुट्टी की आवश्यकता पड़ जाए तो इन्हें छुट्टी सह वेतन मिल जाए। अगर ये चीजों का नियम और ये नियमों का थोड़ा बहुत भी पालन किया जाए तो असंगठित क्षेत्र में लगे लाखों करोड़ों लोगों को संरक्षण मिल सकता है। फिर हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर अर्थात गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों को मालिकाना हक के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है निजी क्षेत्र और दूसरा क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र को जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, स्वामित्व जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार की सभी सेवाएं, सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। जबकि निजी क्षेत्र की परिसंपत्तियों पर किसी एक व्यक्ति या एक कंपनी का जो है स्वामित्व होता है, और उसमें जो प्रत्येक सुविधा है वो प्राइवेट कंपनी उपलब्ध करवाती है,
विशेष तौर पर कुछ न कुछ भुगतान देकर। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं, जहां अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। जिस क्षेत्र की परिसंपत्तियों पर, उसकी सभी संपत्ति पर किसका स्वामित्व है? सरकार का। सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र। इस पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, या तो सार्वजनिक की बात आएगी या निजी क्षेत्र की बात आएगी। इसमें रेलवे, डाकघर इसी के अंतर्गत आती है। आप देख भी सकते हैं, ये हमारा इंडियन पोस्टल सिस्टम के तहत भारत इंडियन पोस्ट है, यानी कि भारतीय डाक, और ये हमारा रेलवे सिस्टम है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि जन कल्याण होता है। क्या नहीं होता? ये लाभ कमाना नहीं, क्योंकि लाभ तो वो जो है इसका पूरा करते हैं, जो खर्चा वो किसी और प्रकार से किया जाता है। इसका एक बड़ा हिस्सा जो है लोगों के द्वारा भरे जाने वाला, कर्मचारियों के द्वारा दिया जाने वाला इनकम टैक्स होता है। इसकी भरपाई जो है ना सरकार अन्य तरीकों से करती है। देखो अपने पास से कब तक सरकार लगा सकती है? सरकार को भरपाई तो करनी ही है, लेकिन उसकी भरपाई अन्य तरीकों से की जाती है, जबकि जो पैसा उससे कमाया जाता है अन्य तरीकों से, उसे जन कल्याण के हेतु लोगों पर ही लगा दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र की। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं का वितरण की जिम्मेवारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है। निजी कंपनी या निजी क्षेत्र जो है उसके स्वामित्व की जिम्मेवारी एकल व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने स्कूल खोला हुआ है, या एक कंपनी ने कोई सिस्टम या कोई कार्य को चलाया हुआ है, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये जो हम चित्र देख रहे हैं, ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का है, किसको भी बोलते हैं जिसको, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो चित्र है उसका है। ये दोनों ही कंपनी, याद कर लीजिए, निजी क्षेत्र की कंपनी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को टिस्को भी कहा जाता है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों ही किस में आएंगी? ये निजी क्षेत्र में आएंगी। निजी क्षेत्र का ध्येय क्या होता है? लाभ कमाना। ये क्यों है? क्योंकि ये लाभ कमाना चाहती है, और इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें एकल स्वामियों को या इन कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। यदि हमें इनकी सुविधाएं चाहिए तो हमें इन्हें पैसे देने होंगे, भुगतान करना होगा। फिर यह सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो चीजें हैं, अधिक से अधिक कार्य क्षेत्र हैं, उन पर सरकार का स्वामित्व है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को है। जैसे कि सड़कों की आवश्यकता हम सबको है ना? सड़कों की आवश्यकता है, स्वस्थ पेयजल की आवश्यकता है, रेलवे की आवश्यकता है। तो निजी क्षेत्र हमें कभी भी ये कुछ चीजें जो है बहुत महंगी पड़ती हैं, ये हमें निजी क्षेत्र कभी उपलब्ध नहीं करवा सकता, वो भी उचित कीमत पर। क्यों? क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जिन पर बहुत अधिक खर्चा आता है और निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होती है। तो इन चीजों के लिए लोगों से पैसा एकत्रित करना भी आसान नहीं है। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी या निजी क्षेत्र से लोगों से पैसा इकट्ठा करके ये सुविधाएं उपलब्ध कराए तो वो भी आसान नहीं है। जैसे सड़कें बनवाने का कार्य ही ले लीजिए, साथ में नहरें, पुल, रेलवे, पत्तन क्या होते हैं? हवाई अड्डे, बिजली आदि के निर्माण और उत्पादन, और सिंचाई के लिए बांध का निर्माण, ये कार्य निजी क्षेत्र नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत अधिक खर्चा आता है। तो इसके लिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। पुलिस भी सार्वजनिक क्षेत्र में ही आती है। इनका व्यय सरकार खुद उठाती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादन और व्यवसाय को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उनको प्रोत्साहन न दे। बहुत सारे निजी क्षेत्र की भी ऐसी गतिविधियां हैं, इवन कि निजी क्षेत्र जो हमने छोटी या बड़ी, लघु या दीर्घ इकाइयां लगाई होती हैं, उनको भी जारी रखने के लिए सरकार को प्रोत्साहन देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए छोटी छोटी इकाइयों के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराना, ये कौन करवा सकता है? सरकार करवा सकती है। भारत सरकार किसानों को उचित मूल्य पर गेहूं और चावल उनसे खरीद लेती है, उसका भंडारण करती है और फिर लोगों को सस्ते दाम पर बेचती है। ये कार्य कौन कर सकता है? ये सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारें ही कर सकती हैं।
अनिवार्य गतिविधियां जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, ये भी कौन कर सकता है? सार्वजनिक क्षेत्र ही कर सकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र में इनका भुगतान बहुत अधिक करना होगा और आम लोग जो है ऐसी अनिवार्य गतिविधि और बुनियादी सेवाओं से वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार हम जानते हैं कि आधे से अधिक बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हैं और 1/4 तो गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में भी पहले पढ़ा है कि उड़ीसा की जो शिशु मृत्यु दर है वो 41% है और जबकि मध्य प्रदेश की जो है वो 47% है। तो ऐसे में ये दोनों ही जो है निर्धनतम लोगों से, जो निर्धनतम देश है हमारी दुनिया के अंदर, उससे भी अधिक है। अब इनके लिए ताकि स्वस्थ पेयजल हो, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं हो, भोजन और पोषण का ध्यान देने की तरफ जरूरत है। ऐसी बुनियादी सेवाएं जिससे हमारे देश के जो बहुत बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है, उन्हें बुनियादी सेवाएं, कम से कम बुनियादी रोटी, कपड़ा, मकान, और चौथी है शिक्षा और पांचवा है स्वास्थ्य, ये उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को ही आगे आना होगा। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये लेसन जो है आज खत्म हो जाता है। अगले लेसन में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड